नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं मनोज जागलान एक बार फिर से आपके साथ लाइव हूं और हम पढ़ रहे हैं भारत के तटीय मैदान। और कल हमने कुछ बातें कर ली थी कि पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण उन्मंजन से हुआ, पश्चिमी तटीय मैदान का निर्माण निमंजन से हुआ। ये सब बातें हमने कल कर ली थी और आज जो हम बात करेंगे इस तटीय मैदान को विभाजित करने की बात करेंगे। सबसे पहले ये मुंबई और मुंबई के उत्तर वाला जो तटीय मैदान है इसका नाम होता है काठियावाड़ तटीय मैदान। काठियावाड़ तटीय मैदान इसका नाम होता है। और ये आपका गोवा इस तक का जो भाग है बीच वाला वो कोंकण तटीय मैदान होता है। गोवा तक का कोंकण तटीय मैदान और नीचे वाले का नाम होता है मालाबार। मालाबार तटीय मैदान, मालाबार तटीय मैदान इसका नाम होता है। वैसे इसको दो भागों में बांट देते हैं, ऊपर वाले का नाम कन्नड़ तट हो जाता है और नीचे वाले को वापिस से मालाबार तट कह देते हैं। तो ये हमारी बातें चल रही थी और आज जो हम बात करने वाले हैं वो काठियावाड़ तटीय मैदान की बात करने वाले हैं। सभी बच्चों का स्वागत, नमस्ते, राम राम भाई। ओके, सतपाल राम राम, प्रियंका, निशु, अंकित, विनय, सभी को भी राम राम, नमस्ते। चलो करें शुरू, ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे और सीधी हमारी बात पे आएंगे। और तटीय मैदान में हम पश्चिमी तटीय मैदान को पढ़ रहे थे पिछली क्लास में, पश्चिमी तटीय मैदान। और इसको हमने पढ़ा था कि इसे तीन उपभागों में बांटा जाता है, उपभागों में बांटा जाता है। ठीक है जी, इसे तीन उपभागों में बांटा जाता है। ये हमारी इंपॉर्टेंट बात रहने वाली है। सबसे पहला हम बात करेंगे काठियावाड़ तटीय मैदान। काठियावाड़ तटीय मैदान की बात करेंगे जिसको हम गुजरात तट भी कहते हैं। मुंबई के ऊपर ऊपर वाले का नाम है काठियावाड़ तटीय मैदान। ओके भी, मुंबई के उत्तर में स्थित, मुंबई के उत्तर में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात, इसे गुजरात तट भी कहते हैं, गुजरात तट भी कहते हैं। ठीक बात है भी। अगली बात पे चले तो आपको पता चलेगा कि जो हमारी मानसून पवन आती हैं वो मानसून पवन जब यहां पहुंचती हैं तो यहां उनका टेम्परेचर होता है 20 डिग्री सेल्सियस और यहां तापमान होता है 40 डिग्री। तो ये मानसून पवन काठियावाड़ तट पे पहुंच के वर्षा नहीं करती, इसलिए ये पूरे भारत का सबसे शुष्क तटीय मैदान है। रेखा नमस्ते बेटा, नमस्ते। नहीं रुक रही भी क्लास, मंजू वर्मा नहीं रुक रही बेटा, रुकेगी तब मैं आपको बता दूंगा। हाँ रेखा नमस्ते, राम राम। चलो बेटा हमारी बात पे आते हैं। समय इन बातों में 5-10 मिनट खराब हो रहे हैं। मैंने 1-2 दिन में एनालिसिस किया है कि हम जितना हमें 1 घंटे में पढ़ना चाहिए उतना हम पढ़ नहीं पा रहे। हाँ भाई, तो अगली बात पे चले तो भारत का सबसे शुष्क तटीय मैदान, भारत का सबसे शुष्क तटीय मैदान है। सबसे शुष्क मतलब सबसे कम वर्षा वाला। और यदि शुष्क है और आपको पता है यहां मिट्टी भी क्या क्या रहती है, रेतीली। यह एक रेतीला तटीय मैदान है। यह एक रेतीला तटीय मैदान है, रेतीला तटीय मैदान है। बारिश कम होती है, शुष्क है, रेतीला है। और फिर एक बात और भी है, यहां नमक बनता है और वो नमक हवा के साथ उड़ के आगे चला जाता है। तो यहां मिट्टी में
नमक पाया जाता है। यहां मिट्टी में नमक पाया जाता है, मतलब ये पवने नमक उड़ा के ले जाती हैं और ये आगे ले जाके नमक का जमाव करती हैं। तो आप समझ गए बात को, पूरी बातें आपको क्लियर होगी कि देखो, पहली बात बारिश कम होती है, दूसरी बात रेतीला है, तीसरी बात मिट्टी में नमक भी पाया जाता है। इसका मतलब उपजाऊ होने का तो मतलब ही नहीं है। हाँ भाई, यह भारत का सबसे अनउपजाऊ तटीय मैदान है। ये भारत का सबसे अनउपजाऊ तटीय मैदान है। ठीक है जी, अगली बात सुने। यहां लवणीय दलदल पाए जाते हैं, दलदल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? लवणीय दलदल, लवणीय दलदल। और लवणीय दलदल का मतलब हो गया मिट्टी में नमक है और वो बारिश होने से फूल जाता है और दलदल बन जाता है, दलदल बन जाता है, जिन्हें रन या रण कहते हैं, जिन्हें रन या रण कहते हैं। क्या कहते हैं? रन या रण। जैसे कच्छ का रण, कच्छ का रण। अब एक बात और काम की जो पेपर में आती है, इस रण में स्थित द्वीपों को क्रीक कहते हैं, क्रीक कहते हैं। जैसे सर क्रीक, इस रण में स्थित द्वीपों को क्रीक कहते हैं। जैसे सर क्रीक, ये आपका द्वीप है सर क्रीक। रेखा बेटा साथ साथ लिखती चल दो भाई। हाँ सोमवीर, क्या हुआ भाई बता। राम राम। चलो, इस रण में स्थित द्वीपों को क्या कहते हैं? क्रीक। जैसे सर क्रीक क्या है? दलदली भाग है। अगली बात, इस तट पर बंदरगाह जो है वो कौन सा है? कांडला, जिसको ओपन पोर्ट कहते हैं, जहां टैक्स नहीं लगता। इस तट पर कांडला पोर्ट का मतलब बंदरगाह। इस तट पर कांडला पोर्ट स्थित है, जो ओपन पोर्ट है। इस तट पर कांडला पोर्ट स्थित है, जो ओपन पोर्ट है। ठीक है जी। भारत का सबसे ऊंचा जवार कहां आता है? ओखा तट पर। और ओखा तट कहां है? गुजरात। कच्छ की खाड़ी, तो बिल्कुल भारत का सबसे ऊंचा जवार ओखा तट, गुजरात या कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी की जरूरत नहीं होती वैसे, गुजरात तट हम ऐसे कहेंगे, सवाल यही आना होता है। ओखा तट गुजरात तट पर आता है, गुजरात तट पर आता है, जहां भारत की सर्वाधिक ज्वारीय ऊर्जा की संभावना है। अच्छा, आप में से ये तो सबको पता होगा ना, ज्वार का मतलब क्या होता है? चांद के कारण, सूर्य के कारण जब पानी ऊपर उठता है तो उसको ज्वार कहते हैं, और जब वापिस नीचे जाता है तो भाटा कहते हैं। तो यहां आजकल तटों पे टरबाइन लगाएगी और उनके ऊपर से पानी जाता है, तो मतलब नीचे से भी तो जाएगा, वो घूमेगी, फिर वापिस आएगा, तब फिर घूमेगी, तो बिजली बनती है। भारत में ज्वारीय ऊर्जा का संयंत्र अभी लगा नहीं है।
पहले लगाने की प्लान थी गुजरात तट पे, फिर उस पर खर्चा ज्यादा आने लगा तो उसको नहीं लगाया गया। फिर पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा के पास दुर्गा दुवानी वो अभी लग रहा है, वो भारत का पहला ज्वारीय ऊर्जा का संयंत्र होगा। भारत पाकिस्तान का विवाद चल रहा है, इस पर सरकारी पर क्या बताना चाह रहा है पता नहीं। भाई आपके पास हो रही है, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। जब प्रॉब्लम होती है तो मैं बताता हूं, जब भी क्लास में कोई भी समस्या होती है मेरी तरफ से तो मैं बता देता हूं। हाँ भाई, चले अगली बात पे। तो यहां भारत में सर्वाधिक क्या है, ज्वारीय ऊर्जा की संभावना है। और बात सुने, भारत में पवन ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना, भारत में पवन ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना अभी यही है। हाँ, पवन ऊर्जा की सबसे ज्यादा संभावना गुजरात के काठियावाड़ तट पे। इतनी बातें क्लियर हो गई। ये आपका काठियावाड़ तट या गुजरात तट था जो हमने डिस्कस किया, आपने देखा। सीधी सीधी बात यही थी, मुंबई के उत्तर वाला ये वाला काठियावाड़ तटीय मैदान था, यहां कांडला पोर्ट होता है, सबसे ऊंचा जवार आता है, सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा की संभावना है, ये सब बातें ठीक है भी। मुंबई के उत्तर में गुजरात तट भी कहते हैं भारत का सबसे शुष्क तटीय मैदान है, बारिश सबसे कम होती है, रेतीला है और मिट्टी में नमक पाया जाता है। बारिश होती नहीं है, रेतीला है, मिट्टी में नमक पाया जाता है, तो आप बताओ फिर कृषि कहां होगी, मतलब ही नहीं है। भारत का सबसे अनुपजाऊ तटीय मैदान, लवणीय दलदल पाए जाते हैं जिन्हें रण या रण कहते हैं, जैसे कच्छ का रण। इस रण में स्थित द्वीपों को क्या कहते हैं, क्रीक, जैसे आपका सर क्रीक। और आपको मैंने बताया पहले, सर क्रीक भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित है। इस तट पर कांडला पोर्ट स्थित है, आगे जाके पोर्ट में आपको करवाऊंगा। जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए तो कराची पाकिस्तान में चला गया और मुंबई पे बहुत ज्यादा भार पड़ गया, इसलिए कराची की क्षतिपूर्ति के लिए भारत सरकार के द्वारा सबसे पहले स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले कांडला पोर्ट का विकास किया गया, और वो भी इसको ओपन पोर्ट बनाया गया कि इस पे टैक्स नहीं लगेगा, ताकि एक तो कराची पाकिस्तान में जाने के कारण जो नुकसान हुआ वो नहीं हो, और एक मुंबई पे भार नहीं बढ़े। और भारत का सबसे ऊंचा जवार जो है वो ओखा तट गुजरात पे आता है। विश्व का सबसे ऊंचा जवार कनाडा के तट पे आता है, फंडी की खाड़ी में, 18 मीटर ऊंचा होता है। ये वाला आपका भारत का सबसे ऊंचा जवार है, और यही जहां सबसे ऊंचा जवार रहेगा वहां ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना होगी, और भारत में पवन ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना जो है वो भी आपकी यहीं पर है। ये इसके साथ हम चलेंगे अगली बात पे, और अगली बात जो हमारी है वो है कोंकण तट की। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि ये वाला हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है जी, और ये तटीय मैदान है। तो ये तो हो गई मुंबई, और ये आपका हो गया गोवा। मुंबई से गोवा के बीच वाला जो तटीय मैदान है उसका नाम है कोंकण तट। कोंकण तट। तो आप समझ जाएंगे कोंकण तट कहां है, महाराष्ट्र में स्थित। अब महाराष्ट्र में स्थित है, इसको महाराष्ट्र तट भी तो कह सकते हैं, कहेंगे ही महाराष्ट्र तट भी कहेंगे, क्या दिक्कत है इसमें, है ना। और विस्तार कहां है, तो महाराष्ट्र व गोवा में, महाराष्ट्र और गोवा में ये फैला है। गुजरात तट की अपेक्षा, गुजरात तट की अपेक्षा उपजाऊ, गुजरात तट से थोड़ा उपजाऊ है। बस एक ही चीज का फर्क है कि यहां मिट्टी में नमक नहीं है, बाकी बारिश यहां पे भी ज्यादा नहीं होती है। और यहां
नारियल व आम। आम आम जो है उसकी आम की खेती की जाती है। इधर एक आम की भी नस्ल है, अल्फांजो किस्म भाई, अल्फांजो 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 किस्म है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि अल्फांजो आम को जीआई टैग प्राप्त है, ज्योग्राफिकल इंडेक्स प्राप्त है, जीआई टैग प्राप्त है। ये आपकी बात है अल्फांजो आम को। ये महाराष्ट्र के कोंकण तट पे विशेष रूप से उगता है और ये भारत की आम की सबसे महंगी किस्म है ना। हाँ, भारत की आम की सबसे महंगी किस्म, सबसे महंगी किस्म, भारत की आम की सबसे महंगी किस्म यही है। ऐसा कहा जाता है कि ये 1 किलो का एक आम होता है लगभग और 200 रुपए किलो होता है। तो आपको पता ही है इतना ऐसा आम होता है, तो हमने तो खाया भी नहीं होगा कभी। हाँ, एक बात आपको और पता होनी चाहिए, यहां की प्रमुख बंदरगाह कौन सी है? प्रमुख बंदरगाह, यदि हम बात करें बंदरगाह की, तो एक तो यहां मुंबई है, मुंबई भारत की सबसे प्राचीन बंदरगाह, और एक जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह नाहवा सेवा, नाहवा सेवा, ये यहां की बंदरगाह है। दोनों बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह हैं। वो तो पश्चिमी तटीय मैदान पे प्राकृतिक तट बंदरगाह ही ज्यादा मिलती हैं, ये शायद आपको पता भी है। इसके बाद हम अगली बात पे चलेंगे। ये हमारा तटीय मैदान चल रहा है, ये वाला, और आपको पता है ऐसे ऐसे करके ऐसे फैला है। तो ये आ गया गोवा। इस गोवा से लेके और कन्याकुमारी तक का जो तटीय मैदान है, इसको मोटे तौर पे तो इसी को क्या कहते हैं? मालाबार तट, मालाबार तट कहते हैं। इसी का नाम होता है मालाबार तट। बट एक बात और है, इस कर्नाटक वाले का नाम होता है कन्नड़ तट, कन्नड़ तट, और नीचे वाले का नाम होता है मालाबार तट। इसको वापिस से 2 भागों में विभाजित कर दिया जाता है, कन्नड़ तट और आपका मालाबार तट। तो ऐसा भी विभाजन आता है। बेटा आगे की बता देंगे पूनम आपको। रेखा सैनी कह रही कि सर हमने अल्फांजो आम खाया है। पिछली स्लाइड करें, ले भाई लिख ले, 1 मिनट बता देंगे आपको, पूनम बता देंगे। चले अगली बात पे देखो, ये वाला है एक्चुअली में ये गोवा से लेके कन्याकुमारी तक फैला है, लेकिन इसका उत्तरी भाग कन्नड़ तट या कर्नाटक तट कहलाता है, दक्षिणी भाग केरल तट या मालाबार तट कहलाता है। भारत में मानसून पवन जो आती है वो सबसे पहले यहीं आके टकराती हैं, और इसलिए भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला तटीय मैदान, सबसे आर्द्र तट, सर्वाधिक वर्षा वाला तट, 250 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है। और भारत में सबसे ज्यादा लेगून झील, बार बार बता रहा हूं पिछले दिनों में मैं, लेगून झील मतलब समुद्र का पानी जब स्थल के अंदर भर जाए ना, ऐसे अंदर आके, तो उसका नाम लेगून झील होता है। तो यहाँ लेगून झील बहुत पाई जाती है, जिनको यहाँ कयाल कहते हैं, कयाल कयाल कहते हैं। ये आपकी इंपॉर्टेंट बात है। तो आप मालाबार तट, मालाबार तट की बात आप करेंगे, साथ साथ लिखते चलें बेटा। हाँ, यह गोवा से कन्याकुमारी के बीच, कन्याकुमारी के बीच फैला है।
गोवा से कन्याकुमारी के बीच फैला है, पहली बात। दूसरी बात सुने, इसका उत्तरी भाग, जो बात मैंने उधर बताई वही लिखेंगे, इसका उत्तरी भाग, इसका उत्तरी भाग कन्नड़ या कर्नाटक तट, कर्नाटक तट तथा दक्षिणी भाग केरल तट कहलाता है। दक्षिणी भाग केरल तट कहलाता है। कहां से? तो या मैंगलोर, मैंगलोर से ऊपर वाले का नाम है आपका कन्नड़ तट, और मैंगलोर से नीचे वाले का नाम है आपका केरल तट। ये वाली बात है। वास्तव में केरल तट को ही मालाबार तट कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं, जो मैंगलोर से कन्याकुमारी के बीच, कन्याकुमारी के बीच फैला है, फैला है। ये आपकी इंपॉर्टेंट बात थी जो आपने समझ ली। अब सुनिए अगली बात। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला, सर्वाधिक वर्षा वाला तटीय मैदान, वाला तटीय मैदान, और सर्वाधिक वर्षा वाला होगा तो आपको बताना पड़ेगा सबसे आर्द्र, जैसे आर्द्र तट, सबसे शुष्क काठियावाड़ तट था गुजरात वाला, वैसे सबसे आर्द्र ये वाला है मालाबार तट। ठीक है भी। वर्षा 250 सेंटीमीटर से ज्यादा, और आपको पता है या तापमान ज्यादा है और आपकी रबड़, रबड़ व नारियल, नारियल की कृषि की जाती है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे पता नहीं कहां से पढ़ के आते हैं, वो एक बात और भी बताते हैं कि सर यहां मसालों की खेती होती है। नहीं भाई, कभी नहीं होती। भारत का सर्वाधिक मसाला उत्पादक राज्य केरल कभी नहीं रहा। अब पता नहीं ये बच्चे कहां से लाए ये बात, और वही जाने भी। हाँ भाई, इतनी बात बताओ। मोहम्मद रिजवान, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। हाँ भाई, चलो इतनी बात क्लियर हो गई तो अगले पेज पे चलूं, जल्दी बता दो भाई। ज्यादा वर्षा हो रही है, तापमान ज्यादा है, तो दोनों चीजें ज्यादा है, तो फिर आपको पता है रबड़ नारियल की खेती होगी। मसाला उत्पादन नहीं होता यहाँ केरल तट पर। इलायची उत्पादन जरूर होती है, लेकिन मसाला उत्पादन नहीं होता, ये बात याद रखें। और यहाँ भारत में सबसे ज्यादा लेगून झील पाई जाती है, लेगून झील, जिनको बैक वाटर, लेगून झील, कयाल कहते हैं। और यहाँ की प्रसिद्ध कयाल है पूना मदा कयाल, पूना मदा कयाल। पूना मदा कयाल में नेहरू ट्रॉफी वलाम काली प्रतियोगिता होती है, मतलब नौका दौड़। और वो तो कॉमनली बात है, राजस्थान में ऊंटों की दौड़ होगी, हरियाणा में बैलों की दौड़ होगी, केरल में नौका दौड़ होगी, ऐसे ही तो होगा। हाँ विशाखा, अब कहां से सुना वो तो तुम ही जानो भाई, मुझे तो क्या पता। अगली बात पे चलें इसके बाद। ठीक है भाई, हाँ अगली बात पे चलते हैं। भारत में सर्वाधिक लैगून, लैगून झील वाला तटीय मैदान, लैगून झील वाला तटीय मैदान। तो लैगून झील तो तट पे ही मिलेगी। अरे ये आपका समुंदर है, इधर ये समुंदर है और ये आपका स्थल है। अब समुंदर का पानी स्थल पे आके भर गया ये वाला, तभी तो इसका नाम क्या होता है, लैगून झील। तो लैगून झील तो तट पे ही मिलेगी। तो भारत में सर्वाधिक लैगून झील वाला तटीय मैदान है। यहां
लैगून झील को कयाल कहते, कयाल कहते हैं। लैगून झील को कयाल कहते हैं। ठीक है भाई। पूना मदा कयाल विशेष रूप से याद रखना होगा। पूना मदा कयाल नेहरू ट्रॉफी वलाम काली। वलाम काली का मतलब होता है नौका दौड़। नौका दौड़ नाम होता है इसका, नौका दौड़। वलाम काली प्रतियोगिता होती है, प्रतियोगिता होती है मतलब नौका की दौड़ होती है। कौन सी में? पूना मदा कयाल में। पूना मदा कयाल केरल में है। पूना मदा कयाल, अच्छा कहां है ये नहीं पता है तो लिख लेना ब्रैकेट में, केरल, केरल में है। और बताओ और कौन सी है? एक या बेबनाद व अष्ट मुंडी कयाल प्रसिद्ध। ठीक है जी, ये दो कयाल और प्रसिद्ध हैं। एक और याद रखनी है, बेबनाद में, इस कयाल में कोचीन बंदरगाह स्थित है। कोचीन बंदरगाह स्थित, आपकी कोच्चि जो बंदरगाह है ना वो इसी के अंदर है। हाँ ये बात तो आपकी कुलदीप जागलान सही हो सकती है भाई कि मॉडर्न एज में डी है यूरोपियन कंपनी में मसालों का, केरल में मसालों का कोई व्यापार हुआ होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट या प्रोडक्शन नहीं हुआ। अगली बात पे चले, कंप्लीट हो गई। और बताता हूं, इस तट पर दो मुख्य नहर हैं। कौन कौन सी हैं? एक नहर का नाम है चंपाकारा नहर और एक का नाम है उद्योग मंडल नहर। चंपाकारा नहर और उद्योग मंडल नहर, यहां दो बातें आपको और बताऊंगा, फिर इस बात को भी पूरा करेंगे। कारी, केरल तट पर दलदली भाग, दलदली भाग, अच्छा जिसको आपने गुजरात में रण कहा था उसी को केरल में कारी कहते हैं, दलदली भाग। लेकिन यहां नमक नहीं है, वहां नमक था। और इसमें चावल की कृषि की जाती है, कृषि की जाती है, चावल की कृषि की जाती है आपकी कारी में, कारी में। टेरिस, टेरिस केरल के तट पर स्थित बालू के टीले, बालू के टीले, समुद्र के किनारे भी बालू रेत हो जाती है इकट्ठी और उन बालू के टीलों को टेरिस कहते हैं। सर्वाधिक लैगून झील वाला तटीय मैदान मालाबार तटीय मैदान है। सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील है, लेकिन सबसे ज्यादा लैगून झील जो है वो आपके केरल तट पे पाई जाती। स्टेट के आधार पे बात करो तो केरल तट पे, और वैसे बात करो तो मालाबार तट। चलें भाई, इतनी बात समझ में आ गई तो अगली बात पे चलें। जल्दी कमेंट करो। क्लियर हो गया इतना? अगली बात पे चलें। अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे पूर्वी तटीय मैदान की। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि पूर्वी तटीय मैदान जो होता है वो चौड़ा होता है पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा। ये तो आपका पठार है,
इन दोनों को आप कंपेयर करोगे तो ये ज्यादा चौड़ा है। ये वाला तटीय मैदान जो होता है वो चौड़ा होता है, हाँ, ज्यादा उपजाऊ होता है, क्योंकि यहां नदियों के डेल्टा हैं, नदियों के डेल्टा हैं। इधर से आपके पश्चिमी घाट से कोई भी नदी जाएगी, चाहे वो मान लो तीन तो गोदावरी, कृष्णा और ये आपकी मान लो कावेरी, तो ये नदियां हैं। ऊपर महानदी आती है, महानदी, महानदी, तो ये सब अपने नदियों के डेल्टा बनाती हैं। और नदियों का डेल्टा जो होता है वो जलोढ़ मिट्टी से बनता है, जो उपजाऊ होता है, उपजाऊ। हाँ भाई सतपाल, ओके, अंकित ओके। चले पूर्वी तटीय मैदान, हम शुरू करते हैं अगला, पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान को हम करेंगे तो बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित, बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित, पहली बात तो ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी के तट के ऊपर स्थित है, ठीक बात है अभी। अगली बात, पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान से चौड़ा, उपजाऊ, भाई चौड़ा है और उपजाऊ है, ठीक है, चौड़ा है, उपजाऊ है, तथा उभरे तट का उदाहरण। उभरे का मतलब होता है ऊपर उठा हुआ, समुद्र से ऊपर उठा हुआ, क्योंकि यहां जमाव होता है, रेत मिट्टी का जमाव होता है, इसलिए उभरे का, हाँ, इसका निर्माण, इसका निर्माण नदियों के डेल्टाओं से हुआ है, नदियों के डेल्टाओं से हुआ है, ठीक है भी, नदियों के डेल्टाओं से हुआ है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। यहां किस किस के डेल्टा है, यहां महानदी, गोदावरी, कृष्णा व कावेरी, कावेरी के डेल्टा स्थित हैं। यहां महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के डेल्टा स्थित है। और आपको याद रखना है कि इधर वाला समुद्र ऐसे 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 है और फिर ये ऐसे उठा हुआ है, तो फिर यहां क्या होता है, समुद्री जहाज जो होती है वो यहीं नीचे टिक जाती है और वो इससे आगे नहीं आ पाती। तो यहां क्या होता है, आपको बंदरगाह भी बनाना होता है ना, तो ऐसे रोड बनानी पड़ेगी गोल गोल, और इसलिए यहां जो बंदर उभरा हुआ, ऊपर उठा हुआ है, इसलिए यहां जो भी बंदरगाह होंगी, जो भी पोर्ट होंगी, वो कृत्रिम होंगी, आपको समुद्र के अंदर रोड बनानी पड़ेगी, ये बात ध्यान रखना। हाँ, आप ऐसे भी कह सकते हो, इस तट पर, तट पर प्राकृतिक बंदरगाहों का विकास, प्राकृतिक बंदरगाहों का विकास कम हुआ है, प्राकृतिक बंदरगाहों का विकास कम हुआ है, इस तट पर प्राकृतिक बंदरगाहों का विकास कम हुआ है, ठीक है भी। अब इसके भी तीन नाम होते हैं, ये आपकी चिल्का, चिल्का झील, और ये रही पुलिकट, पुलिकट झील। अच्छा, इससे लेके इसके बीच में इसका नाम है आंध्रा तट, इसका नाम है उत्तरी सरकार तट। ये केवल यहां तक ही है, जो पश्चिम बंगाल वाला भाग है ना वो गंगा के डेल्टा में आ जाएगा, और ये वाला जो भाग है इसका नाम होता है कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट।
विशाखा ऐसे नहीं होता बेटा। हाँ, इतनी बातें क्लियर हैं। बताओ भी, इतनी बातें क्लियर हैं क्या? जल्दी से लिख दो। फिर अब उत्तरी सरकार तट की बात करेंगे, चिल्का झील के ऊपर, चिल्का से पुलिकट आंध्र तट, और पुलिकट से नीचे कोरोमंडल तट, इन सब की बात करने वाले हैं। यदि आपने लिख दिया तो जल्दी से कमेंट कर दो। ओके, अब मैसेज आना शुरू हुआ है तो लिखते हैं। सबसे पहला कौन सा था? उत्कल तट, इसी का नाम होता है उत्तरी सरकार तट। उत्कल तट या उत्तरी सरकार तट, ये आपकी बात होती है। कहां है ये? उड़ीसा राज्य में, उड़ीसा राज्य में स्थित है, और महानदी के डेल्टा पर, महानदी के डेल्टा पर सबसे चौड़ा, भाई महानदी के डेल्टा, डेल्टा बनेगा तो नदी समुद्र के अंदर जमा कर देगी तो चौड़ा हो जाएगा। यहां की बंदरगाह पोर्ट कौन है? पोर्ट यहां है पाराद्वीप, पाराद्वीप, हाँ पाराद्वीप है। अगली बात, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, खारे पानी की झील चिल्का, चिल्का, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का। चिल्का क्या है? चिल्का उड़ीसा में है। चिल्का झील इसी तट पर स्थित है, इसी तट पर स्थित है जो लैगून झील है, लैगून झील है, जो क्या है? लैगून झील है। बस इतनी बातें आपकी इससे संबंधित थी। और अब हम चलेंगे आंध्रा तट पे, तो आप यहां तक की बातें क्लियर कर दो, उत्कल तट, उत्तरी सरकार तट तक की, फिर हम अगली बात पे चलेंगे। अच्छा, समझ में तो आ रहा है क्या? एक बार कमेंट करना भी। ये टॉपिक हमारा एंडिंग पे है, बस एक दिन का और बचा है, कल का। उसके बाद हम रफ्तार के साथ चलना शुरू कर देंगे, क्योंकि उसके बाद ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल बातें नहीं रहेंगी, डाटा रिलेटेड आ जाएंगी। अभी आपको यदि सामान्य परिचय, भौतिक प्रदेश समझ में आ गया तो पूरी भारत की भूगोल समझ में आ जाएगी, कोई मुश्किल वाली बात बचेगी नहीं। बहुत सारे बच्चों को लगता है सर जल्दी करा दो बेटा। हम देखो बंदरगाह भी कर रहे हैं, हम मतलब भौतिक प्रदेश में कृषि भी कर रहे हैं, हम खनिजों की बात भी कर रहे हैं, हम उद्योगों की बात भी कर रहे हैं, तो सब बातें यहीं करते चल रहे हैं हम। ओके भी, अगली बात पे चलेंगे हम। हाँ मोनिका, एमसीक्यू करवाएंगे भाई, मैं मेरी तरफ से हर रोज सेंड करता हूं। ओके, अगली बात पे चले हम। 2 नंबर, आंध्रा तट। आंध्रा तट, ये आपका दूसरा तट आ गया, आंध्रा तट। ये कहां है? चिल्का झील से पुलिकट झील के बीच स्थित, चिल्का झील से पुलिकट झील के बीच स्थित, ये तो हमने पता ही है। केवल आंध्र प्रदेश में, इसलिए आंध्रा तट हो गया। हाँ,
ठीक बात है भी। ओके, यह तटीय मैदान गोदावरी व कृष्णा, गोदावरी कृष्णा के डेल्टा पर, कृष्णा के डेल्टा पर सबसे चौड़ा है। तो बड़ी नदियां हैं गोदावरी कृष्णा, अपने साथ बहुत सारी मिट्टी अवसाद लेके आती के डेल्टा पर सबसे चौड़ा है। ठीक बात है भी, सबसे चौड़े। और यहां चावल की कृषि की जाती है, चावल की कृषि की जाती है। कहां की जाती है चावल की कृषि? इसके डेल्टा पे, इसके डेल्टा पे की जाती है भी। डेल्टा जो दक्षिण भारत की, बेटा फिर बात कंप्लीट होगी नहीं। मेरे को तो जितनी, अब कभी यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में जब हम भारत की भूगोल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। अच्छा, डाटा लगभग लगभग करा रहा हूं मैं, है ना। चीजें समझने की जो होती है उनको कट कर रहे हैं, क्योंकि समझने वाली फैक्चुअल कोई चीज समझानी है ऐसे आपके एग्जाम में ज्यादा आती नहीं है। हाँ ओके, जब तक सब्जेक्ट की बात ज्योग्राफी की नहीं आए फर्स्ट ग्रेड वगैरह में, तब तक ये एकदम परफेक्ट है, इससे ज्यादा सवाल बाहर आएगा नहीं। और वहां पे भी 90% सवाल इससे आ जाते हैं। अगली बात पे चलेंगे। तो आपको एक बात का और पता होना चाहिए, जैसे ये आपका भाग है, इसके यहां आपकी झील है पुलिकट, इसके अंदर एक द्वीप है सिरी अरीकोटा, सिरी अरीकोटा। एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है, सिरी अरीकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश का है और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे है। और एक यहां झील और है, ये आपकी जैसे गोदावरी और ये कृष्णा, इन दोनों के बीच में यहां इन दोनों के बीच में एक झील और है, कोलेरू। कभी नाम सुना हो तो कोलेरू झील। और कोलेरू झील मीठे पानी की है और ये आपकी पूरे भारत की, सॉरी दक्षिण भारत की, ये पूरे दक्षिण भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है भी। नहीं, लैगून का नमक से कोई लेना देना नहीं होता बेटा। लैगून झील समुद्र का पानी होता है तो उसे नमक बनाया जा सकता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, तो अगली बात पे चले। इस तट की लैगून झील पुलिकट है, पुलिकट है, जिसमें सिरी अरीकोटा द्वीप स्थित है। आप बताओ सिरी अरीकोटा द्वीप में क्या है, सिरी अरीकोटा द्वीप पर क्या विशेष है, कमेंट करके बताओ जल्दी। भारत का रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र है। हाँ, जो हमारे सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़े जाते हैं वो इसी श्री हरिकोटा द्वीप से छोड़े जाते हैं। एक बात और सुनना, इस तटीय मैदान में कोलेरू झील स्थित है। कोलेरू झील, ये याद रखना, ये अंदर है, लैगून नहीं है ये। हाँ, कोलेरू झील स्थित है जो मीठे पानी की दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ी झील है, दक्षिण भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये आपकी इंपॉर्टेंट बात है, बताओ भाई। और विशेष एक बात और रहेगी भी, विशाखापट्टनम बंदरगाह की। यहां पे एक विशाखापट्टनम बंदरगाह है,
ये बात तो बतानी पड़ेगी भाई। हाँ, हाँ, अगली बात पे चले। इस तटीय मैदान, इस तटीय मैदान की प्रमुख बंदरगाह कौन है? विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम है, याद रखना। और एक बात और भी याद रखना विशाखापट्टनम के साथ, विशाखापट्टनम है जो पूर्वी तट की प्रसिद्ध प्राकृतिक व गहरी बंदरगाह है, बंदरगाह है। अरे ये प्राकृतिक भी है भाई, पूर्वी तट पे सारी कृत्रिम है, लेकिन ये प्राकृतिक। इसको डॉल्फिन रॉक जो है वो तूफानों से सुरक्षा भी प्रदान करती है, ये भी यहां की एक खास बात है। श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश का द्वीप है। ओके, अगले पे आ जाए, 3 नंबर, कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट, आप कोरोमंडल तट में बात करोगे तो कहां से कहां हो जाएगा? पुलिकट झील से कन्याकुमारी के बीच, पुलिकट झील से कन्याकुमारी के बीच, पुलिकट झील से कन्याकुमारी के बीच है। कावेरी डेल्टा, कावेरी डेल्टा पर सबसे चौड़ा, कावेरी डेल्टा पे सबसे चौड़े, नदी के डेल्टा पे ही चौड़ा होगा। हाँ, और ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूं, यहां लौटते मानसून से यहां लौटते मानसून से शीतकाल में वर्षा होती है, शीतकाल में वर्षा होती है। एकमात्र तटीय मैदान है जहां शीतकाल में वर्षा होती है, यहां लौटते मानसून से शीतकाल में वर्षा होती है। ओके भी, अगली बात है जो प्रमुख बंदरगाह, प्रमुख बंदरगाह जो है यहां की, वो एक तो चेन्नई है, शायद आपको पता होगा भारत की प्रथम कृत्रिम बंदरगाह। वैसे ओवरऑल पहली मुंबई थी, वो प्राकृतिक थी, ये कृत्रिम थी। बेटा ये आपको कॉल सेंटर जो आपका नंबर दिया हुआ उस पर कॉल करके पूछना होगा, मुझे नहीं पता होता। मुझे मेरी यहां कोई बात नहीं समझ में आ रही वो बता सकता हूं। चेन्नई व तूतीकोरिन, तूतीकोरिन, अच्छा तूतीकोरिन का एक नाम और भी हो जाता है तूथू ककुड़ी, तूथू ककुड़ी, ये यहां की प्रमुख बंदरगाह है। चेन्नई व तूथू ककुड़ी, इतनी बात क्लियर है? इतनी लिख ली तो जल्दी कमेंट करो। अब हम थोड़ी सी रफ्तार के साथ काम करना शुरू करेंगे। हाँ,
इतनी बात क्लियर होगी? जल्दी कमेंट क्या करो बेटा, आप ढीले बहुत कमेंट करने में। हाँ, ये हमारा तटीय मैदान अभी टॉपिक चल रहा था। ये प्रायद्वीपीय पठार, ऐसे ये पठार है और ये तटीय मैदान है। तो आपको पता है ये वाला तो पश्चिमी तटीय मैदान था, ये वाला पूर्वी तटीय मैदान था। अब मान लो आपसे सवाल पूछ ले जाए, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान को अलग कौन करता है? कौन करता है? तो नागरकोइल एवं कन्याकुमारी कटक, यहां पे एक कटक है, कटक, नागरकोइल, नागर, अरे कागर कोई लिख दिया भाई, नागरकोइल लिखना था, नागरकोइल या कन्याकुमारी कटक, कटक, ये सवाल बन सकता है आपका। पूर्वी तटीय मैदान एवं पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान को नागर कोइल या कन्याकुमारी कटक अलग करते हैं। ये हमारे इसी के साथ तटीय मैदान कंप्लीट हो गए भाई। सीनू देसवाल, बेटा मेजर और माइनर, मेजर माइनर, मेजर तो दो ही है, पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, इसके 3 भाग थे। या आपके मान लो मुंबई, ये गोवा, इससे ऊपर वाले का नाम काठियावाड़, इस वाले का नाम कोंकण, नीचे वाले का नाम मालाबार, इधर वाले का नाम कोरोमंडल तट, पुलिकट झील तक, और चिल्का के बीच में आंध्रा तट, और इससे वाला ऊपर वाला उत्तरी सरकार तट। बेटा ये सारी बात मैंने बताई। अब कहां क्या रह गया मुझे नहीं समझ में आया भाई। कोई बात आपको नहीं समझ में आई तो या तो आप लेट आए हो क्लास में, बताओ भाई। अच्छा, कल हम बात किसकी करेंगे? द्वीपों की कर लेंगे और थोड़ा बहुत टेस्ट कर लेंगे, क्योंकि द्वीपों में 1 घंटे की क्लास तो होने से रही। क्यों, हमने द्वीप समूह पहले करा दिए, सामान्य परिचय में कराए होंगे ना, कराए होंगे नहीं, मैं एक बार देख लूंगा, कराए नहीं है तो करा देंगे।